सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते कि नहीं मैं प्रोबेबिलिटी नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आप हजारों कैंडिडेट से पीछे हो रहे हैं। कई लोग जो हमसे बहुत अच्छे थे, हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वहाँ पे कई सारे लोग तैयारी करते थे मेरे साथ में, तो वो लोग हमसे बहुत अच्छे थे, लेकिन उस एक घंटे में पैनिक कर गए, इस नाते 2-3 क्वेश्चन कम करके आए और नहीं हुआ उन लोग। मैंने डे 1 से रोज एटलीस्ट 30 पजल्स लगाए थे रोज। आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप किस में अच्छे हैं, कौन सा आपका बेस्ट पार्ट है, कौन सा आपका वर्स्ट पार्ट है, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे आपको कम टाइम देना है। हाय दोस्तों, मैं सुष्मिता त्रिपाठी, आप सभी की जीए मेंटर, और ये सेशन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। टीम बैंकिंग वाला हमेशा इस कोशिश में रहती है कि जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं उनको बेस्ट और बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ से उनकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग सके। अब IBPS PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है, बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं। इस एग्जामिनेशन के टाइम पे उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, और अगर इस टाइम पे अगर आपको कोई गाइडेंस दे देना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरीके से आपका रोड मैप होना चाहिए, मॉक्स कितने लगाने चाहिए, कैसे एनालिसिस करनी चाहिए, सारी चीज़ें अगर आपके सामने कोई आपसे शेयर करे तो शायद आपकी बहुत हेल्प हो जाए। तो वही शेयरिंग एक्सपीरियंस लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमारे साथ में बैंक ऑफ इंडिया के सेलेक्टेड कैंडिडेट सहर्ष पांडे हैं, जो पिछले साल IBPS PO क्रैक किए थे। सो लेट अस वेलकम सहर्ष पांडे टू आवर प्लेटफॉर्म। और अब हम जानेंगे सहर्ष से उनके बारे में कुछ, और धीरे धीरे बहुत और भी कुछ। सो सहर्ष, अपने बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज। Thank you ma'am for the warm welcome. So hi guys, my name is Saharsh Pandey and I belong to गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मैंने अपने ग्रेजुएशन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग से किया है फ्रॉम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैंने तैयारी पिछले साल 2022 में अगस्त से शुरू की, और यही मेरा 8 से 9 महीने का जर्नी का एक्सपीरियंस है कि मैंने सारे बैंकिंग एग्जाम्स दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम IBPS क्लर्क टिल SBI PO मेंस। तो आपने जैसे देखा, सहर्ष ने बताया कि इन्होंने बैंकिंग प्रिपरेशन पिछले 8-9 महीनों में की है और फिर एग्जाम्स दिए हैं और क्वालिफाई भी किया है। ठीक है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन सहर्ष से ये आता है कि बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक करने वाले तो अक्सर माइंड में ये लेकर चलते हैं कि ठीक है यार, बीटेक कर रहे हैं, इसके बाद विल गो टू सम कंपनीज, किसी जॉब को करते हैं ना, ऐसा कुछ हम अपना लाइन चुने रहते हैं। तो आपके माइंड में ये कैसे आया कि मुझे बीटेक के बाद बैंक की तरफ, मतलब आपका ये इंक्लिनेशन कैसे बढ़ गया बैंक को? ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ से कि मैंने 2018 में बीटेक शुरू किया, और 2020 में जैसा सब जानते हैं कोविड आ गया था। तो कोविड के टाइम पे लॉकडाउन पड़ गया। लॉकडाउन में हम सबकी इंस्टीट्यूट सारे कुछ बंद हो चुके थे, तो हम लोग घर पे ही बैठे हुए थे। 1 साल 1.5 साल तक का समय था। तो हम लोग का ऐसा सीन था कि पहला 6 महीना तो इसी में बीता कि करना क्या है, वेब सीरीज और नेटफ्लिक्स और इन सब में टाइम बीत गया। लेकिन फिर 6 महीने बाद रियलाइज हुआ कॉफी इन सब चीज़ों में मेरे बीत गया, रील्स बनाने में और इन सब चीज़ों में। लेकिन फिर जब रियलाइज़ हुआ कि यार अब ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, करना क्या है एक्चुअली आगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई ऐसी लाइन पकड़ते हैं जिसमें अपन इंटरेस्टेड है। गेट में पहले स्टार्टिंग से प्लान ये था कि केमिकल इंजीनियरिंग है, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है, उससे लोग PSUs में प्लेस्ड होते हैं। तो स्टार्टिंग से ये प्लान था कि गेट करेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी गेट में वर्क करता है, BPCL PSUs में वर्क करता है, PPCL में। तो मुझे ये था कि मैं भी उसी में काम करूँगा और मैं उसी की तैयारी करूँगा। तो जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने कोर की पढ़ाई शुरू की। 6 महीना वेस्ट करने के बाद मैंने कोर की पढ़ाई शुरू की, तो 2-3 महीने में मुझे लग गया कि इस तरफ मेरा इंक्लिनेशन नहीं है। अच्छा, मैं इसमें लॉन्ग रन में काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सेलेक्ट भी हो जाऊं तो भी मैं खुश नहीं रहूंगा इधर। तो फिर मैंने और चीज़ें देखनी शुरू की कि करना तो गवर्नमेंट जॉब था, प्राइवेट नहीं, क्योंकि भाई के देख लिए थे पर्क्स एंड एवरीथिंग कि गवर्नमेंट में कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है समाज में भी, और वर्क इन्वायरमेंट भी कैसा रहता है। तो स्टार्टिंग से ये था गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो फिर ये था कि किधर अपना इंक्लिनेशन है। तो फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते लगा कि हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, इंक्लिनेशन तो उधर ज़्यादा हो रहा है मेरा। तो फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किए, बॉन्ड्स और ये मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किए। तो मुझे लगा कि यार इधर ज़्यादा जा सकते हैं। तो फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया कि कौन सी ऐसी जॉब है जो इधर हम लोग जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यही आया, बैंकिंग। बैंकिंग कर सकते हैं 6 महीने। ये भी बेनिफिट होता है कि 6 महीने में आपकी प्लेसमेंट भी हो जा रही है और आपको पता है कि हाँ, नाउ यू आर सिलेक्टेड। एग्जैक्टली। तो मतलब 6 महीने में आप एग्जाम दीजिए, प्री मेंस इंटरव्यू, और 6 महीने में आपके हाथ में ऑफर लेटर है कि आप सिलेक्टेड हैं, आपकी यहाँ पे पोस्टिंग है। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर है। और इसका कोर्स भी देखा मैंने, तो मुझे लगा कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, चूंकि बीटेक हूँ तो क्वांट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा लगा स्टार्टिंग में। तो मुझे लगा कि ये डूएबल है, तो मैं इधर इंक्लाइन हो गया, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया।
सबसे बड़ी जो हर्डल आई वो आई जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस एज इन कि मेरी जनरल अवेयरनेस बहुत ख़राब थी, मतलब ऐसा था कि एज आई टोल्ड यू कि मेरा हमको ये भी नहीं पता था कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। फाइनल ईयर में जब हमारा कॉलेज रीओपन हुआ तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार फाइनल ईयर भर हम बस ये करेंगे कि अपना जनरल अवेयरनेस एक बेसिक लेवल तक लाएंगे, जहाँ तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे मेरे दिमाग में चीज़ों की। तो फाइनल ईयर भर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, आपके वीडियोस देखे कि कैसे जनरल अवेयरनेस में कैसे चीज़ें रिटेन करनी है दिमाग में और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे किसी सामने से बात भी करना है। जैसे अगर अपन फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं तो कुछ बातें चल रही हैं तो इंटरेस्ट आने लगता है कि हाँ इसके बारे में तो हम पढ़े थे, अच्छा आज ही न्यूज़ में था, सुबह पढ़े हैं, तो बात बोल पाते हैं। वरना पैसे चुप रहो बैठे रहो कुछ नहीं कर पाते, थोड़ा इडियट सा फील आता है और जब बोलने लगो तो स्मार्टनेस आने लगती है कि ना अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। और पापा लोग भी रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि हाँ अब मेरा लड़का पढ़ रहा है अब इसे सजेशन ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ हुआ। तो फाइनल ईयर में हमको लगा कि हाँ इसमें बेनिफिट हो रहा है और एंड आते आते लगा कि हाँ ठीक ठाक हो गई है। तो फाइनल ईयर ख़त्म हुआ हमारा, जुलाई में सब कुछ ख़त्म हुआ, फाइनल एग्जाम्स ख़त्म हुए। तो फिर अगस्त से मैंने फाइनल तैयारी शुरू कर दी बैंकिंग की। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हाँ एक कैंडिडेट इतना ओके। सहर्ष भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब से प्रिपरेशन की है तब से लेके अभी तक कितने एग्जामिनेशंस दिए हैं? मैंने टिल डेट 7 एग्जाम्स दिए हैं। ओके, इंक्लूडिंग सारे बैंक्स के इंक्लूडिंग सिड भी, इंक्लूडिंग सिट भी, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि इतने आपने 7 एग्जामिनेशंस दे दिए है ना, और बहुत दिन से प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हो आप, अभी 8-9 महीने से करिए आपने। तो मैं ये जानना चाहती थी कि एग्जाम का जो लेवल था वो अलग अलग एग्जाम का कैसा था, टफ, इजी? जैसे बहुत स्टूडेंट्स का मुझे क्या नोशन मिलता है कि क्लर्क इज इजी एंड पीओ इज टफ, तो आपको ऐसा लगा क्या? मुझे लगता है कि पीओ का प्री क्लर्क के प्री से ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि क्लर्क के प्री में कंपटीशन बहुत टफ है। अच्छा, मतलब उसमें कट ऑफ 100 और 88 जाती है। 88 कट ऑफ जाती है, एसबीआई का बताएं हम, और इसमें मेरे ख्याल से 86-87 गई थी आईबीपीएस क्लर्क में। तो आपको उसमें स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी उतनी ही चाहिए। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप 65-75 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, उसमें अगर आपकी 80-90% भी एक्यूरेसी रह रही है तो आपका प्री क्लियर है। प्री में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पे आपको सेलेक्टिव हो सकते हैं पीओ में, लेकिन क्लरिकल में आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीड भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और कि सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते कि नहीं मैं प्रोबेबिलिटी नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आप हज़ारों कैंडिडेट से पीछे हो रहे हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे आपका कि एक क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब हज़ारों लाखों कैंडिडेट से एक साथ में पीछे हो जाना, और कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ही। ठीक है। तो मैंने जैसे आपसे पूछा, एक और नोशन होती है कि एसबीआई टफ है, आईबीपीएस टफ है, तो इन एग्जामिनेशंस में आपका क्या एक्सपीरियंस था? कौन सा एग्जाम आपको सबसे टफ लगा और इसका रीज़न क्या था? ओके, तो मैं क्लरिकल से स्टार्ट करता हूँ। आईबीपीएस क्लर्क का प्री मैंने 1.5 या 2 महीने तैयारी शुरू की थी और उसके बाद ही पढ़ गया था। तो आईबीपीएस क्लर्क के प्री में तो हम ऐसे गए थे कि चलो अभी तैयारी तो है नहीं, और आराम से करते हैं, पेपर दे के आएंगे, अपना बेस्ट दे के आएंगे। ठीक है। फॉर्चुनेटली निकल गया वो मेरा पेपर। तो ये रियलाइज हुआ कि ठीक है, हम पैनिक नहीं किए, इस नाते हम अपना बेस्ट परफॉर्म करके आए। मुझे ये लगा कि कई लोग जो हमसे बहुत अच्छे थे, हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वहाँ पे कई सारे लोग तैयारी करते थे मेरे साथ में, तो वो लोग हमसे बहुत अच्छे थे, लेकिन उस 1 घंटे में पैनिक कर गए, इस नाते 2-3 क्वेश्चन कम करके आए और नहीं हुआ उन लोग का। तो क्लरिकल में ऐसा था कि मुझे लगा कि लेवल वही है, आप स्पीड एक्यूरेसी करिए, आपके पेपर निकलेंगे प्री के। ठीक है। पीओ में ऐसा था कि पेपर कैसा भी आ सकता है। अब आईबीपीएस पीओ की बात करें तो प्री आसान था, उतना टफ नहीं था। ठीक है। रीजनिंग के सवाल अगर आप मॉडरेट लेवल के करके आ रहे हैं तो आपके कट ऑफ निकलेंगे। 49.75 था कट ऑफ आउट ऑफ 100। तो मुझे लगा कि अगर आप मॉडरेट 20-20 नंबर भी सब में ला रहे हैं तो भी आराम से आपका कट ऑफ निकलेगा। तो आईबीपीएस पीओ सही था, लेकिन एसबीआई पीओ टफ था। एसबीआई पीओ इज द टफेस्ट वन, ऐसा बोलते भी हैं कि हाँ एसबीआई पीओ इज नॉट एट ऑल एन ईजी। वो मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई ग्रेड बी के बाद जो हमारे वहाँ सबसे टफ होता है, इट इज एसबीआई पीओ। तो उसके लिए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल चाहिए ऑब्वियसली। एंड ठीक है सहर्ष, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं ये जानना चाहती थी कि आपकी रूटीन, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब आपकी रूटीन क्या थी, आप क्या क्या करते थे? ओके, जैसा मैम ने बताया कि मैं ज़्यादा दिन तैयारी नहीं किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था चीज़ों को समझने में भी और उतनी ही प्रैक्टिस लाने में जो लोग एक्चुअली 1-1.5 साल से ला रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो लोग 1-1.5 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लेवल तक पहुंचने के लिए हमको ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ते थे। तो मतलब मैं जो भी बताऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि उतना टाइम आपको भी देना है।
एग्जैक्टली जैसे मैं कई बार कैंडिडेट्स को एक बात बोलती हूँ कि आपको किसी की स्टोरी में फिट नहीं होना है, आपको खुद को एनालाइज करना है। जैसे सहर्ष ने अपनी एनालिसिस बहुत अच्छी करी, इन्हें पता था कि मैं ऑलरेडी पीछे चल रहा हूँ, तो मेरा जो नंबर ऑफ आवर्स होना चाहिए वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होना चाहिए इफ़ आई वांट टू गेट सेलेक्टेड। तो अगर आप लोग पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो चल रहा है ना, आप वैसे चलने दो, बिल्कुल से चेंज मत करना। बस हम ये स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं ताकि आप लोग समझ सको कि आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसे कैसे अपने लिए कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने रूटीन के बारे में बताऊं तो मैं सुबह 6 बजे जग जाता था और 6 से 8 मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं करंट अफेयर्स करूंगा। तो मैम आपकी वीडियो रात में आ जाती थी उस टाइम पे, अभी सुबह आने लगी है। तो रात में आ जाती थी तो मैं एक दिन पहले का करंट अफेयर्स करता था, मैं अगले दिन सुबह 6 से 8 करंट अफेयर्स करता था। उसमें मैं क्या करता था, मैं नोट्स भी बनाता था। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं याद नहीं कर पाता था चीज़ें। मुझे ऐसा था कि बीटेक है तो समझ लेंगे, अपने हिसाब से बना लेंगे, हमेशा से यही कंसेप्ट रहता था। तो याद करने में दिक्कत होती थी, तो मैं क्या करता था कि मैं पढ़ता भी था और साथ साथ नोट्स भी बनाता था और उसको हफ्ते टू हफ्ते रिवाइज भी करता था। ये सीन रहता था। तो 6 से 8 का मेरा टाइम था करंट अफेयर्स का। फिर उसके बाद फ्रेश होके नाश्ता वाश्ता करके फिर मैं बैग पैक करके लाइब्रेरी निकल जाता था। लाइब्रेरी घर के पास थी, उतनी दूर नहीं थी, तो लाइब्रेरी निकल जाता था अराउंड 10 AM to 10 PM मेरा लाइब्रेरी में ही बीतता था। हाँ, बीच में ऑब्वियसली ब्रेक्स रहते थे, खाने पीने के और चाय पानी के, इन सब के ब्रेक्स रहते थे, लेकिन हाँ 10 to 10 कंसिस्टेंटली पढ़ाई वहाँ पे रहती थी। ओके, जैसे खाने पीने की आपने बात करी, तो क्या आप वापस घर आते थे लाइब्रेरी से? नहीं, मैंने 1-2 दिन ट्राई किया, लेकिन वो एक्सर्शन होने लगता था। रास्ते से आना, भीड़ हुआ तो वहीं पे रुक जाना, धूप के नाते, तो फिर ऐसा था वापस जाने के बाद फिर थोड़ा सा क्लमजी फील होने लगता था। यस, एग्जैक्टली। तो इस नाते मैंने डिसाइड किया कि टिफिन लेके जाएंगे, वहीं पे आराम से बैठ के खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर तुरंत वापस बैक टू स्टडी, ये रहता था। तो इसके नाते एफिशिएंटली भी पढ़ाई होती थी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती थी। यस। तो इसके बाद क्या था कि स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स हो गया, फिर माइंडसेट पे डिपेंड करता था कि पहले क्या लगाना है। अगर हम थोड़ा सा मतलब अच्छे से नींद नहीं पूरी हुई तो ये रहता था कि 10 बजे से लेके 2:30 बजे तक रीजनिंग लगा लेंगे। ओके, सिर्फ रीजनिंग लगाएंगे क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आता है। पजल आ रही है, मिसलेनियस सवाल आ गया, मतलब तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज है कि इफ़ यू फीलिंग कि आप थोड़े बोर हो रहे हो या आपका मन नहीं है, तो आप कुछ ऐसा पिक करो जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि कई बार बच्चे जो होते हैं ना, वो बोर होते हैं तो बंद करके और रील्स चलाने लगते हैं। तो इंस्टेड ऑफ स्विचिंग टू रील्स, यू शुड स्विच टू समवन जो आपको इंटरेस्ट करे और एग्जाम में बेनिफिशियल है। ये अच्छे पॉइंट दी। हाँ जी सर। एग्जैक्टली। तो यही होता है कि हम लोग का दिमाग ना एक उस पे लूप पे सेट हो जाता है कि नहीं, हम 10 बजे जाएंगे तो हम 2:30 बजे तक क्वांट ही लगाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चेंजेस लाइए। चेंजेस लाने से आपके दिमाग को भी एक रिलैक्सेशन मिलता है और उसके नाते आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मेरा ये था कि वैसे मेरा शेड्यूल ये था कि 10 से 2:30 हम सिर्फ क्वांट लगाते थे। उसमें क्या लगाते थे कि कोई चेकलिस्ट मिल गई या कुछ अच्छे अच्छे सवाल मिल गए, कोई बुकलेट मिल गई, तो उसके प्री के भी सवाल, कुछ मेंस के भी सवाल, या कुछ डीआई ही प्रैक्टिस कर ले रहे हैं लगातार जिससे स्पीड बढ़ रही है, या क्या ऐसा हम ट्राई करें कि हमको कैलकुलेशन ना करना पड़े और मेरे आंसर जल्दी जल्दी आ जाए। क्वेश्चन से हम देखना शुरू करें कि क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स बनाते थे। 10 से 2:30 ये रहता था। फिर उसके बाद ब्रेक, खाना खाते थे। 2:30 से लेके 3:30 तक खाने का ब्रेक था, घूमना टहलना उसमें सब हो जाता था। ठीक है। उसके बाद 3:30 से 5:30 तक ये रहता था कि अब रीजनिंग लगाएंगे। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि उसमें मिसलेनियस ऐसा है कि आप एक हफ्ते में अगर आप अच्छे से लग के पढ़ लिए तो सारे मिसलेनियस के टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग से लॉग, ये सारे मतलब अल्फान्यूमरिक सीरीज, ये सारे खत्म हो जाएंगे एक हफ्ते में। वो ज़्यादा टफ टॉपिक्स नहीं है, उसमें आपको बस ऐसा है कि आप एक बार समझ लिए, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, रेगुलर टच में रहना है आपको। पजल ऐसी चीज़ है, अगर आप एक हफ्ता लगाए, 2 दिन में छोड़े तो तीसरे दिन आपको दिक्कत आने लगेगी। तो आपको पजल्स कंसिस्टेंटली लगाना है रोज़। और मैंने डे 1 से रोज़ एटलीस्ट 30 पजल्स लगाए थे रोज़। प्री लेवल के, सिर्फ प्री लेवल के। मेंस लेवल के मैंने कोशिश किया था कि एक टाइम पे जब मेरा मॉक्स में अच्छे नंबर आने लगे तो फिर मेंस लेवल के अच्छे अच्छे पजल्स लगाएं। पहले प्री लेवल पे हासिल करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि हाँ 15 मिनट लग रहा है प्री लेवल के पजल लगाने को, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे अप्रोच करें। राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है कि क्या कैसे अप्रोच किया जाए पजल्स को। तो यूट्यूब वीडियोस से देख के चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ हम लोग का अप्रोच गलत था, यहाँ ऐसे अप्रोच करना है। तो उस अप्रोच को लाते 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 3-4 महीने लग जाते हैं कि हाँ स्पीड भी आ गई, एक्यूरेसी भी आ गई। ये चीज़ तो रीजनिंग, और उसके बाद सेकेंड हाफ इंग्लिश, मतलब थर्ड हाफ जो रहता था उसमें इंग्लिश और ये जीए का जो सुबह पढ़े हैं उसको रिवीजन भी, और साथ साथ न्यूज़पेपर। ओके, नाइस। यस। अच्छा, इंग्लिश में क्या स्ट्रैटेजी थी? ये बात मैं और पूछना चाहूँगी, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है। इंग्लिश चूंकि मेरा एक अपर हैंड था इंग्लिश में, मैं कॉन्वेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ,
तो स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ने या बोलने में दिक्कत नहीं थी। हाँ, ग्रामेटिकल आज भी मैं कहूँ, ग्रामेटिकल मेरा आज भी मैक्सिमम चीज़ें नहीं क्लियर है, लेकिन हाँ मेरी ये कैपेबिलिटी बन चुकी है कि मैं अगर कोई रीड करूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ अगर एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिकली सबको प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं रीड करूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो कुछ गलत है। क्या रूल है, रूल नंबर ये क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ गलत है। वो ऐसे आता है कि आप रेगुलर रीडिंग आइए, रीडिंग हैबिट लाइए, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग। अगर आप रीड कर रहे हैं, स्किम कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपको वो एबिलिटी अपने आप आ जाती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो वो गलत रहता है। यस, दैट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट वाइज तो सारी चीज़ें समझ ली और हमने ये भी देख लिया कि कैसे आप अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो। यहाँ पे एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी जो सहर्ष ने हमसे शेयर करी अबाउट जीए, कि ये नोट्स बनाते थे क्योंकि ये उससे रिटेन नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने इसको बहुत इजीली जो है एक्सेप्ट किया कि हाँ अगर मैं नोट्स बनाता था तो मेरे लिए रिटेंशन ईजी हो जाती थी, विच आई कम्प्लीटली अपलॉड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो मुझे कई बार पूछते हैं कि मैम क्या हमें नोट्स बनाना चाहिए। अगेन आई विल से अप टू यू, आप बनाओ नोट्स अगर आपको ये फील आता है कि आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो। बट वंस यू पीपल या गेटिंग कि नहीं मैं एक बार पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाती है, तो आप पीडीएफ से कर सकते हो, आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। प्लस आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप चारों सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि 4-4, 5-5 घंटे ही दो, ऐसे टाइम दो आप ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैनेज कर सको, ठीक है। यहाँ पे आपको जो टफ लग रहा है ना उसको थोड़ा सा आपको ज्यादा कवरेज देनी होती है ताकि आप एग्जाम में हजारों लाखों बच्चों से उस सब्जेक्ट की वजह से पीछे ना हो जाओ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना होगा हम लोगों को, है ना। नेक्स्ट, ठीक है। सो सहर्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगी मॉक्स का क्या रोल था और मॉक्स आप कितनी फ्रीक्वेंसी से देते थे? और मॉक्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक टाइम मैंने 2 महीना लिया अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप प्री निकाल लेंगे, मेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट क्लैरिटी। आप इनिशियल टाइम दीजिए जितना भी टाइम लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी रखिए। उसके बाद सिर्फ मॉक्स है, क्योंकि अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी हो जाए। मैंने क्या किया था, मैंने बिना तैयारी के एक मॉक दिया था, बिना तैयारी के सबसे डे 1 को मैंने मॉक दिया और मेरा अभी भी स्कोर हमको याद है। IBPS PO का मैंने मॉक दिया था और उसमें मेरा स्कोर था 28 आउट ऑफ 100 इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट। ओके, ठीक है। तो मुझे उस समय पता चल गया कि हाँ इससे नीचे तो नहीं जा सकते हैं अब इससे ऊपर ही जाना है। ठीक है। तो मैंने कंसेप्ट क्लैरिटी की, सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद फिर मॉक दिया, तो भी मेरा उतना कुछ नंबर नहीं बढ़ा। मतलब अराउंड 49 तक पहुँचे थे हम। तो फिर ये हुआ कि अब हमको मॉक्स में कैसे मॉक्स को देना है, हाँ। कैसे इंटेलिजेंट वे में मॉक्स को देना है, उसको रिफाइन करना है। तो फिर मैंने चीज़ें देखना शुरू की कि कैसे लगाया जाए मॉक। कई सारे वीडियोस लोग डाले रहते हैं कि कैसे मॉक्स को अटेम्प्ट करते हैं, तो मैंने उसको देखा। लेकिन वो ऐसा है ना कि वो उनकी स्ट्रैटेजी है, आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप किस में अच्छे हैं, कौन सा आपका बेस्ट पार्ट है, कौन सा आपका वर्स्ट पार्ट है, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे आपको कम टाइम देना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना और एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए यही था कि मैंने इंग्लिश आता था तो इंग्लिश में मैं हमेशा 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट करता था। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ऐसा है कि एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है 100% इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर आप 30 कर रहे हैं तो मेरे स्टार्टिंग में 17 आते थे, 16 आते थे, धीरे धीरे बढ़ के 23, 24, 25 ऐसे पहुँचे थे। उससे ज़्यादा नहीं होता था। मेरा भी आज तक 25, 26 से ऊपर नहीं आया इंग्लिश में। तो 24, 25 आ रहा है इज़ अ डिसेंट स्कोर, मतलब बहुत अच्छे स्कोर है इंग्लिश में मेरे हिसाब से। उसके बाद क्वांट रीजनिंग, क्योंकि मुझे लगता है क्वांट रीजनिंग सबको आती है, सब लोग उतना ही मेहनत करते हैं क्वांट रीजनिंग में, लेकिन इंग्लिश में ही लोग लैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में भी टाइम देना चाहिए। जैसे मेरा सेकेंड हाफ, रात का हाफ जिसमें नींद आती है, वो इंग्लिश रहता था, ताकि इंग्लिश पढ़ेंगे, एक स्टोरी की तरह पढ़ते रहेंगे, रीडिंग भी एबिलिटी आएगी और साथ साथ कॉम्प्रीहेंड करते रहेंगे, तो मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो ये रहता था कि मॉक्स को देना है। तो मॉक्स में एक बार तैयारी हो गई तो फिर दिन भर में मैं 3, 4, 5 भी मॉक देता था। सुबह शुरू किया, एक दिया, और 1 घंटे का मॉक, तो फिर 1 घंटे की एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो मॉक आपका वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है उस मॉक का। मुझे ये लगता है। बिल्कुल सही, मुझे भी ये बात लगती है कि बिना एनालिसिस का आपका जो मॉक होता है वो कंप्लीट वेस्ट होता है, उसको करने की कोई नीड ही नहीं है। क्योंकि आप क्या कर लोगे, आप मॉक्स लगा रहे हो, आप क्वेश्चन दे रहे हो, जब आप यही नहीं समझे कि आपकी कहाँ मिस्टेक थी, आपने क्या गलत किया, कॉन्टिन्यूस आप मॉक्स लगाते रहे, तो इट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट। इसलिए कभी भी, अब जैसे कई लोग होते हैं वो जो काउंट करते हैं कि मैंने 5 मॉक्स लगाए, मैंने 6 मॉक्स लगाए, डजेंट मैटर आपने 5 लगाए, आपने 6 लगाए, व्हाट मैटर्स कि आपने जो लगाया, कि आपने उसको कॉम्प्रिहेंड किया, क्या आपने समझा कि आपकी क्या गलती थी, आपको ये नेक्स्ट टाइम नहीं रिपीट करना है, और आपने जो समझा कि आपने उसको अगले में इम्प्लीमेंट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप मैसेज ले रहे हो तो मैं आपको कहूँगी कि हाँ, मॉक्स के साथ एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट।
सो गो फॉर द एनालिसिस पीपल, मत छोड़ो एनालिसिस को, ठीक है। एक और भी बात, जैसे प्री से मेंस का जो टाइम आ जाता है तो उसमें कितने मॉक्स लगाया करते थे? जैसे प्री एक बार आपको पता चल गया, पेपर देने के बाद ही आपको अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ मेरा मॉक, मतलब जैसा हम मॉक्स में दे के आते थे तो मेरे रेंज जितने रहते थे उतना ही वैसा ही मेरा पेपर होके आया, तो ये क्लैरिटी आ जाती थी कि हाँ क्लियर हो जाएगा मेरा प्री। तो डे 1 जिस दिन आपका पेपर हुआ उस दिन रेस्ट कर लो, नेक्स्ट डे से मेंस की तैयारी शुरू कर दो। और मेंस की तैयारी में आपको कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं है, सेम सब्जेक्ट्स हैं सिवाय जनरल अवेयरनेस के। और मैं अभी एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ सबको कि मेंस में क्वांट रीजनिंग से आप पेपर नहीं निकाल सकते हैं। आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंटली तैयार होना चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इज़ अ गेम चेंजर मेरे हिसाब से। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश इज़ अ गेम चेंजर। जैसे इस बार IBPS PO में क्वांट और रीजनिंग बहुत टफ आई थी, बहुत टफ। लोग ये बोल के आए थे कि एक क्वेश्चन करके आए क्वांट में, ये बात हो रही थी कि आप एक क्वेश्चन भी करके आए। तो वहाँ जो लोग क्वांट और रीजनिंग में डिपेंडेंट थे, जो मैंने कई लोगों को देखा है, जो लोग क्वांट रीजनिंग में प्री में 35 भी लाते हैं लेकिन इंग्लिश में लैक करते हैं वो लोग। तो मैं यही कहूँगा स्टार्टिंग से ही अपना ऐसा पेपर बनाएं कि ये इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग सब एकदम अच्छा नहीं लेकिन मॉडरेट होना चाहिए सब, ताकि साथ में लेके चल रहा है। और जनरल अवेयरनेस स्टार्टिंग से डे 1 से करना है आपको। जनरल अवेयरनेस अगर आप स्टार्ट से नहीं कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हाँ प्री निकलेगा तब फिर हम जनरल अवेयरनेस करेंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि 4 महीना आपको करना है एटलीस्ट, पिछले 4 महीने का आपको करना है। तो अगर आप डे 1 से नहीं कर रहे हैं तो 1 महीने में पॉसिबल ही नहीं है। और 1 महीना सिर्फ IBPS PO में, SBI PO में सिर्फ 10 दिन दिया था उन लोगों ने आफ्टर रिजल्ट। 19 को रिजल्ट आया था, 30 को हम लोग का मेंस था। तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड हियर। सहर्ष ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत प्यारा, कि अगर हम लोग ये अज्यूम कर लें कि बहुत बच्चे होते भी हैं, बहुत बार बोल देते हैं कि आप आखिरी के 10 दिन में कर लोगे। जैसे मुझे बहुत वियर्ड भी लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि 1 महीने में आप कर लो। फिर देयर आर सम पीपल की ये वाली PDF पढ़ लो बस हो गया। जब तक आप स्टोरी नहीं समझोगे, बैकग्राउंड नहीं समझोगे, सब कुछ नहीं समझोगे ना, तब तक आपको हमेशा न्यूज़ को रटना होगा। और रटा हुआ बहुत लिमिटेड है, उससे परफॉर्मेंस बहुत हिंडर करती है। जब आप न्यूज़ को समझोगे, उसको कॉम्प्रिहेंड करोगे, तभी जाकर आप उससे परफॉर्मेंस अपनी बेटर कर सकते हो, सुधार सकते हो। तो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी करने के लिए ज़रूरत है भैया करंट अफेयर्स देखने की। इसलिए तुम लोगों को बुलाया जाता है करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 बजे में, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि मेरी नींद नहीं खुल रही है, नींद नहीं खुलना, आई डोंट थिंक सो ये बहुत बड़ी वो बात है। हम अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे साथ में सहर्ष हैं, तो इन्होंने भी बताया कि इन्होंने 8-9 महीने में अपने आप को खुद को चेंज कर दिया था, इस बात को समझा था। देयर आर सर्टेन कैंडिडेट्स जिनसे ये पीछे हैं, तो इन्हें अभी से अपने आप को ऐसा ही तैयार करना है। तो बहुत चेंजेस, कौन नहीं चाहता सुबह 9 बजे उठना, अपनी कंफर्ट जोन में रहना। उस कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना होगा, क्योंकि हमने जो सोचा है सिलेक्शन का वो तो हमें चाहिए, और सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं सर्च, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एप्ट है, स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया मैसेज किया होगा। जाते जाते कोई छोटा सा सजेशन या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं? मेरा यही सजेशन रहेगा कि स्टार्टिंग में फेजेस आते हैं, बहुत सारे फेजेस आते हैं। मेरे भी फेजेस आए थे कि नंबर नहीं आ रहा है, या नंबर एक टाइम पे जाके हॉल्ट हो गया है, बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब 54-55 से ऊपर ही नहीं हो रहा है। तो बहुत ऐसा डिक्लिनेशन सा वो रहता है कि अब नहीं मन कर रहा है यार, कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लोगों के नंबर आ रहे हैं। या आप अगर कोई लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप सवाल लगा ही रहे हैं, तब तक लोगों के आंसर्स आने लगते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे डिमोटिवेट नहीं रहना है, अपने पे फोकस करना है। चैलेंज खुद से होना चाहिए कि हाँ 1 महीना पहले हम कहाँ पे थे और 1 महीना बाद हम कहाँ पे हैं, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और ये दिमाग में बिलीव होना चाहिए कि हाँ आज हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। तो मेरा बस यही सजेशन रहेगा सबके लिए। एक और भी बात, दिस इज लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, फैमिली का क्या रोल था, कैसा सपोर्ट था? ऐसा था कि मेरा बैकग्राउंड बीटेक का था, तो स्टार्टिंग में ही मतलब मैं उतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, टू बी फ्रैंक। बीटेक में जाके लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, तो मैं भी वैसा ही था, मैं रिलैक्स हो गया था। तो फाइनल ईयर में आते आते ये था कि मेरे हाथ में 3 ऑफर्स थे, 3 ऑफर लेटर थे। तो मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं ड्रॉप करूं, मेरा ये था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो मैं ड्रॉप करूंगा, जॉब नहीं करूंगा। लेकिन फिर मतलब आउट ऑफ द बाउंड जाके मैंने मनाया घर वालों को और मैंने तैयारी शुरू की। तो उस टाइम पे थोड़ा था, लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू कर दी उन लोगों को लग गया कि हाँ ये सीरियसली तैयारी कर रहा है, तो उनका मतलब अनलिमिटेड सपोर्ट था, हर वे में सपोर्टेड था। मतलब अगर आप रात में थक के आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं, आपको खाना खिला दे रहे हैं, आराम से सो रहे हैं आप, ठीक है। कोई मेंटल प्रेशर आपको देख रहा है कि हाँ मेंटल प्रेशर में है, तो
ठीक है कहीं बाहर चलो हम लोग के साथ आओ, खाना पीना खा लेते हैं और साथ में बैठते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं। तो बहुत सपोर्ट रहता था उनका, मेंटल फिजिकल हर वे में। मुझे ये लगता था कि पापा मम्मी भैया और मेरे फ्रेंड्स, अगर ये लोग नहीं होते तो हम लिटरली यहाँ नहीं बैठे होते, क्योंकि उन लोग के ही नाते जो है वो है मेरे हिसाब से ये था। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स एंड फैमिली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। तो बस मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज अगर बाई चांस आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत पीछे हो गए हो, तो ज़रूर आप ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को, क्योंकि आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप इस बात को समझ सकोगे कि हाँ आप ही हो वो कैंडिडेट जो आज मेहनत कर रहा है और आप कल सिलेक्शन ले सकते हो, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, अगर आपने हर चीज़ को समझ लिया है जो आपकी गलतियां हुई हैं। सो बहुत सारी बातें हमने करी, बहुत कुछ हमें आज जानने को मिला और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत ईजिली समझा दिया कि गलतियाँ कहाँ नहीं करनी है और क्या सुधार कर सकते हैं। So thank you so very much Saharsh for coming here and giving your precious time to our platform and हमारे स्टूडेंट्स को इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। सो गाइज आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, समझ आई होंगी चीज़ें एंड ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट भी हम लोग बाकी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लाएंगे, आपको ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे ताकि आप पढ़ो, सिलेक्शन लो, बिकॉज पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू।